हम जरा सोचिए, अगर कल सुबह हम सोकर उठें और अचानक पता चले कि दराज में रखा जो हमारा पासपोर्ट है ना, वो बस एक रद्दी का टुकड़ा है। बाप रे, ये तो मतलब किसी बुरे सपने जैसा है। हाँ ना, मतलब सोचिए, संपत्ति खरीदने का हक खत्म, वोट देने की पावर छिन गई, और जिस देश में पूरी जिंदगी बिता दी वहां रहने का कानूनी हक ही मतलब सवालों के घेरे में आ गया। बिल्कुल। और सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन सच बताऊं तो हम लोग अक्सर अपनी नागरिकता को बहुत ही हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि जन्म से मिल गई तो इसमें क्या दिमाग लगाना। सही कहा। और यहीं से आज के हमारे इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। आज का जो ये सेशन है ना, इसे एक 1-on-1 मेंटरशिप सेशन की तरह लेकर चलेंगे। परफेक्ट। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, उसको हम एकदम आसान बोलचाल की भाषा में डीकोड करने वाले हैं। मतलब कोई भारी भरकम कानूनी जागन नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा आज। हम सिर्फ उस लॉजिक को समझेंगे, उस क्यों और कैसे को जो इन सारे नियमों के पीछे काम करता है। क्या बात है। तो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को मुझे एक झटके में किसी को समझाना हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि नागरिकता असल में एक वीआईपी पास की तरह है। वीआईपी पास, ये एनालॉजी काफी अच्छी है ना? ये सिर्फ एक पहचान पत्र या आईडी कार्ड नहीं है, ये राज्य और व्यक्ति के बीच का एक अटूट कानूनी रिश्ता है। एक ऐसा वीआईपी पास जो आपको कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव अधिकार देता है और बदले में आपसे देश के प्रति निष्ठा और कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है। ये पास देश के संसाधनों और सुरक्षा का लाभ उठाने की चाबी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि राज्य ये चाबी हर किसी के हाथ में नहीं सौंपता। बिल्कुल, इसके नियम बहुत सख्त हैं। तो ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तैयार हैं सफर के लिए? एकदम तैयार हूं। चलिए फिर सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर कोई इंसान भारत के यूपी में या मान लीजिए महाराष्ट्र में पैदा होता है, तो क्या उसे अपने राज्य की भी कोई अलग नागरिकता मिलती है, जैसे अमेरिका में होता है? हाँ, एग्जैक्टली। तो भारत के मामले में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत चलता है। राइट। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता होती है, मतलब वहां का इंसान टेक्सास का भी सिटीजन है और पूरे अमेरिका का भी। राइट। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ना जानबूझकर ये रास्ता नहीं चुना। सोचिए, इतनी विविधताओं वाले देश में अगर राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती तो क्षेत्रवाद कितना बढ़ जाता। तो मतलब देश के किसी भी कोने में जन्म हो, आपकी पहचान सिर्फ एक ही होगी, भारतीय। बिल्कुल, 100% सही। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा घर है। अब आप इस घर के किसी भी कमरे में पैदा हो, आप पूरे घर के सदस्य कहलाएंगे, सिर्फ उस कमरे के नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इसी एक घर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ना एक वीआईपी लाउंज भी बना हुआ है। वीआईपी लाउंज, वो कैसे? इस लाउंज के बाहर विदेशियों के लिए, जिन्हें हम कानूनी भाषा में एलियंस कहते हैं, उनके लिए साफ साफ नो एंट्री का बोर्ड लगा है। नो एंट्री। पर हम विदेशी तो भारत में आते हैं, रहते भी हैं, काम भी करते हैं, तो इस वीआईपी लाउंज का यहाँ क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि संविधान के जो कुछ सबसे ताकतवर अधिकार है ना, वो सिर्फ भारतीयों के लिए रिजर्व्ड है। जैसे सोचिए, क्या कोई विदेशी यहाँ आकर कह सकता है कि उसे सरकारी नौकरी में बराबर का अधिकार चाहिए? नहीं, वो तो नहीं कह सकता। बिल्कुल। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मूल अधिकार है ना, जो हमें बिना भेदभाव के जीने का हक देते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं, ये सिर्फ इसी लाउंज के मेंबर्स के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनना हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो या वोट डालना हो, ये सारे पॉलिटिकल राइट्स भी इसी वीआईपी पास वालों को मिलते हैं। ओके, लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर पूरे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और सबको समान अधिकार हैं, तो फिर ये राज्य सरकारें स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में या कॉलेज में कोटा कैसे लगा देती हैं? क्या ये उस नियम को नहीं तोड़ा? और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्रैप। अच्छा। हाँ, लोग सोचते हैं कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से ये निवास की शर्त लगा रही हैं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 16 इसका एक स्पष्ट अपवाद देता है। मतलब अपवाद है? हाँ, रोजगार के लिए निवास की शर्त लगाई तो जा सकती है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये शर्त लगाने की पावर किसी राज्य की विधानसभा के पास नहीं है। तो किसके पास है? ये पावर सिर्फ और सिर्फ देश की संसद के पास है। ओह, मतलब राज्य खुद से तय नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं।
ये इसलिए किया गया ताकि किसी पिछड़े इलाके का विकास करने के लिए पूरे देश के लेवल पर सोच समझकर फैसला लिया जाए, ना कि कोई संकीर्ण राजनीति के चलते। यहाँ तक सब क्लियर है? डज दैट साउंड फेयर? हाँ, एकदम फेयर साउंड कर रहा है। मतलब कंट्रोल केंद्र के पास है ताकि एक बैलेंस बना रहा है। अब यहाँ से मुद्दा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? अगर ये वीआईपी पास इतना ही खास है तो भाई इसे हासिल कैसे किया जाता है? मतलब कोई तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो है, पर इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1947 के उस दौर में जाना होगा। आजादी के वक्त। हाँ, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का बंटवारा भी हो रहा था। लाखों लोग बॉर्डर के इस पार से उस पार आ जा रहे थे। वो तो बहुत अफरा तफरी का माहौल था। एग्जैक्टली। इतने भारी कंफ्यूजन में संविधान बनाने वाले भविष्य के लिए कोई पक्का गणित नहीं बैठा सकते थे। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया फिर? उन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक ये सिर्फ ये तय करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। मतलब सिर्फ उस एक दिन के लिए? हाँ, आगे के लिए क्या नियम होंगे इस झंझट में वो पड़े ही नहीं। उन्होंने अनुच्छेद 11 के तहत एक सुप्रीम पावर सीधे संसद को दे दी कि भाई आगे के नियम अब आप खुद बनाते रहना। बिल्कुल। और फिर संसद ने इसी पावर का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया। अच्छा, जिसमें बाद में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं ना? हाँ, कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आज की डेट में इस पास को पाने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके? जी। कौन कौन से? पहला है जन्म से, मतलब बाय बर्थ। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ओके, ये तो सबसे कॉमन है। दूसरा है वंशानुगत, बाय डिसेंट। अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है लेकिन उसके माता या पिता भारतीय हैं तो 1 साल के अंदर भारतीय एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकता मिल सकती है। राइट। और जो लोग ना तो जन्म से और ना ही वंश से जुड़े हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए तीसरा रास्ता है पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन। हाँ। ये उनके लिए है जो भारतीय मूल के हैं या जिन्होंने किसी भारतीय से शादी की है। इन्हें कम से कम 7 साल भारत में रहना होता है अप्लाई करने से पहले। 7 साल, ठीक है। और चौथा है देशीकरण, यानी नेचुरलाइजेशन। ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पुराना नाता नहीं है। तो इनको कितने साल रहना पड़ता है? इन्हें कम से कम 12 साल का निवास पूरा करना होता है। 12 साल? हाँ। और 5वां है क्षेत्र समाविष्टि या इनकॉर्पोरेशन। जैसे अगर कल को भारत किसी नए इलाके को अपने देश में मिला ले तो वहाँ के लोग अपने आप सिटीजन बन जाएंगे, जैसे पास्ट में सिक्किम के साथ हुआ था। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात नोटिस की मैंने, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन वालों के लिए सिर्फ 7 साल, लेकिन नेचुरलाइजेशन वालों के लिए पूरे 12 साल। ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, इसके पीछे कल्चरल असिमिलेशन का लॉजिक है। अच्छा, सांस्कृतिक जुड़ाव। हाँ, जो इंसान भारतीय मूल का है या जिसने किसी भारतीय से शादी की है, उसका हमारे समाज, भाषा और संस्कृति से पहले से एक कनेक्शन होता है, तो उसे यहाँ ढलने में कम टाइम लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो पूरी तरह से विदेशी है, स्टेट को ये तसल्ली करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए कि वो भारत के मूल्यों और संविधान के प्रति पूरी तरह से लॉयल हो चुका है। इसीलिए ये 12 साल का लंबा पीरियड रखा गया है। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। तो ये तो किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप की तरह हो गया ना। आप पैदा होकर, अप्लाई करके या लंबा समय बिताकर मेंबर बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने क्लब के रूल्स तोड़े या कोई खुद छोड़ना चाहे तो क्या ये पास रद्द भी हो सकता है? 100% हो सकता है। नागरिकता खत्म होने के 3 मेन तरीके हैं। वो कौन से? पहला है स्वैच्छिक त्याग या रिनंसिएशन, जब कोई खुद ही कह दे कि भाई मुझे नागरिकता छोड़नी है। वो तो सिंपल है। दूसरा है बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन, और तीसरा है वंचित करना, जिसे डेप्रिवेशन कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे। बर्खास्तगी और वंचित करने में असली फर्क क्या है? यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। जो टर्मिनेशन है ना, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक कैसे? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, तो जैसे ही कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेता है, हमारा सिस्टम अपने आप उसकी नागरिकता टर्मिनेट कर देता है। इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता। ओहो, मतलब उधर पासपोर्ट लिया और इधर से पत्ता कट। बिल्कुल। लेकिन जो डेप्रिवेशन है वो एक तरह की सजा है। सजा? हाँ, ये तब होता है जब केंद्र सरकार बाकायदा एक जांच करके नागरिकता छीन लेती है। छीन लेती है? ये किन केसेस में होता है? कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देके नागरिकता ले ली हो, या संविधान का अपमान किया हो, या फिर
युद्ध के टाइम दुश्मन देश के साथ कोई इलीगल बिजनेस करे। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल ये है कि अगर कोई नागरिक लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहे, 7 साल? हाँ, और उसने एम्बेसी में ये इन्फॉर्म नहीं किया कि वो भारतीय बना रहना चाहता है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। सीरियसली? 7 साल बाहर रहने पे नागरिकता जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। यार, ये तो इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि नागरिकता सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं है, बल्कि देश के साथ एक बहुत ही एक्टिव रिश्ता है। एकदम सही समझे आप। लेकिन रुकिए, बहुत से भारतीय तो हमेशा विदेश में रहते हैं ना, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर उनका क्या होता है? हाँ, जो हमारे देश के ग्लोबल चेहरे हैं। देखिए, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, NRI और OCI। तो चलिए इन दोनों को डिकोड करते हैं। अब मान लीजिए किसी के अंकल दुबई में जॉब कर रहे हैं या कोई कजिन अमेरिका में सेटल्ड है, क्या वे अभी भी इस VIP लाउंज का हिस्सा है? जो NRI हैं यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, वे तो 100% भारतीय नागरिक ही हैं। ओके। उनके पास वही अपना नीला वाला भारतीय पासपोर्ट होता है, वो बस किसी काम या बिजनेस की वजह से देश से बाहर है। तो NRI माना किसे जाता है? कोई टाइम लिमिट है? हाँ, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक बड़ा चेंज आया था। अब अगर कोई इंसान साल में 120 दिन या उससे ज्यादा विदेश में रहता है तो उसे टैक्स के नियमों के हिसाब से NRI माना जाएगा। पहली ये लिमिट 182 दिन की थी। अच्छा, 120 दिन हो गया। और ये OCI का क्या फंडा है? मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि OCI का मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। OCI का मतलब दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। तो फिर है क्या ये? OCI बस एक सुविधा है। ये उन लोगों के लिए है जो कभी भारतीय थे या जिनके पेरेंट्स भारतीय थे, लेकिन आज उनके पास अमेरिका या ब्रिटेन जैसे किसी और देश का पासपोर्ट है। मतलब कानूनी तौर पे वो विदेशी हैं? एकदम विदेशी हैं। भारत सरकार उन्हें बस एक लाइफ टाइम वीजा दे देती है। वो जब चाहे भारत आए जाएं, बिजनेस करें, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते और खेती की जमीन भी नहीं खरीद सकते। और हाँ, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को यह सुविधा नहीं मिलती। तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समराइज करूं तो NRI उस परिवार के सदस्य की तरह है जो किसी लंबे प्रोजेक्ट पर बाहर गया है, लेकिन उसके पास घर की असली चाबी यानी पासपोर्ट अब भी है। बिल्कुल। और OCI वो एक सम्मानित मेहमान है जिसे घर में कभी भी आने का लाइफ टाइम एंट्री पास तो दे दिया गया है, लेकिन जब घर के बड़े फैसले होंगे जैसे वोटिंग, तो वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। वाह, इस एनालॉजी ने तो पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। सब समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब इस शांत नदी से निकलकर ना थोड़े तूफानी पानी में उतरते हैं। मतलब CAA। हाँ, CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोर्टरूम और सड़कों का सबसे बड़ा ड्रामा। बिल्कुल, बहुत बहस हुई है इस पर। क्योंकि देखिए, जब लाखों लोग शरण मांगने आते हैं तो ये सिस्टम कैसे काम करता है। हम यहाँ बिना किसी पक्षपात की किसी को सही या गलत ठहराए बिना सिर्फ उन फैक्ट्स और तर्कों का विश्लेषण करेंगे जो सोर्स मटेरियल में हैं। एकदम सही अप्रोच है। तो देखिए, CAA 2019 ने दरअसल जो देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन वाला रूल था ना, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया। क्या चेंज था वो? इसका मेन मकसद 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से आए हुए उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक पर नागरिकता देना है जिन पर धर्म के नाम पर जुल्म हुआ है। और इसमें कौन कौन से धर्म शामिल किए गए? इसमें 6 धर्म रखे गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो ये जो फास्ट ट्रैक की आप बात कर रही हैं, इसमें वो 12 साल वाले नियम में कुछ छूट दी गई है? हाँ, बहुत बड़ी छूट। इन 6 समुदायों के लिए निवास की शर्त को 11-12 साल से घटाकर सीधा 5 साल कर दिया गया। वो सीधा 5 साल? हाँ, और इसके लिए कट ऑफ डेट भी सेट की गई, 31 दिसंबर 2014। मतलब जो लोग इस डेट तक भारत आ चुके थे वो इस फास्ट ट्रैक का फायदा ले सकते हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक VIP गेट पर बहुत से लोग बारिश में भीग रहे हैं और गार्ड ने कुछ खास लोगों के लिए एक फास्ट ट्रैक लाइन खोल दी है ताकि वो जल्दी अंदर आ सकें। बिल्कुल सटीक। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। आलोचक कहते हैं कि इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है, तो क्या इस कानून के बाद कोई मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता ले ही नहीं सकता? ये इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा ट्रैप। अच्छा? सच्चाई ये है कि CAA किसी भी इंसान के लिए नागरिकता का पुराना रास्ता बंद करता ही नहीं है। मतलब पुराना रास्ता अब भी खुला है? बिल्कुल। अगर कोई मुस्लिम शरणार्थी या किसी भी और देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है
तो वो आज भी उसी 11-12 साल वाले नॉर्मल नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से अप्लाई कर सकता है। ओके, तो मतलब CAA सिर्फ एक एक्सप्रेस लेन बना रहा है, बाकियों के लिए मेन दरवाजा बंद नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, क्या ये कानून पूरे भारत में एक समान लागू होता है? नहीं, यहाँ भी एक अपवाद है। स्थानीय आदिवासियों के कल्चर और डेमोग्राफिक्स को बचाने के लिए इसमें इनर लाइन की ढाल दी गई है। इनर लाइन की ढाल वो क्या है? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय इलाके, वो इस कानून से पूरी तरह बाहर हैं। ओके। और इसके अलावा जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट या ILP लगता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, वहां भी CAA लागू नहीं होता। तो अगर इस पूरे डिबेट को निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों पक्षों के मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? देखिए, सरकार का जियोपॉलिटिकल तर्क ये है कि आज़ादी के टाइम धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, फिर नेहरू लियाकत समझौता हुआ ताकि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके, जो कि फेल हो गया। सरकार कहती है कि इन 3 इस्लामिक देशों में माइनॉरिटीज का बहुत उत्पीड़न हुआ है, इसलिए भारत का ये मॉरल फर्ज है कि वो उन्हें शरण दे। ये तो सरकार का पक्ष हो गया। आलोचकों का क्या कहना है? आलोचकों का संवैधानिक तर्क ये है कि नागरिकता को धर्म से जोड़ना भारत के सेक्युलरिज्म और अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। राइट। और वो ये भी पूछते हैं कि अगर प्रताड़ना ही इकलौता बेस है, तो म्यांमार के रोहिंग्या या श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को इस फास्ट ट्रैक से बाहर क्यों रखा गया? सोचने वाली बात है ना? मतलब एक ही कानून को आप नेशनल सिक्योरिटी और मॉरल ड्यूटी के चश्मे से भी देख सकते हैं और उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के तराजू पर भी तोल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना, तो CAA नागरिकता देने के बारे में है। लेकिन इसके साथ अक्सर कुछ और शब्दों को जोड़ दिया जाता है जो पूरी तरह से अलग है। आप NRC और NPR की बात कर रही है ना? हाँ, लोग इनको अक्सर CAA के साथ मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इस महातुलना को भी क्लियर कर ही लेते हैं। NRC और NPR आखिर हैं क्या? दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये देश का असली नागरिक रजिस्टर है। ओके। इसका मेन काम है इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर करना और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक शामिल होते हैं। और क्या इसमें धर्म का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक सेक्युलर प्रोसेस है। इसमें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, आपको बस ये साबित करना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। असम के केस में इसके लिए 24 मार्च 1971 को बेस ईयर माना गया था। ठीक है, तो NRC हो गया नागरिकों का रजिस्टर, तो फिर ये NPR किस चिड़िया का नाम है? NPR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सामान्य निवासियों का डेटाबेस है। सामान्य निवासी? जी, मतलब जो लोग यहाँ बस रह रहे हैं। हाँ। सामान्य निवासी वो है जो किसी इलाके में पिछले 6 महीने से रह रहा है या आगे 6 महीने रहने वाला है। अब ध्यान दीजिए, इसमें भारतीय नागरिक भी आते हैं और वो विदेशी भी आते हैं जो यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें दोनों शामिल हैं? बिल्कुल। इसमें लोगों का नाम, पता और बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होता है जो आधार से जुड़ा होता है। तो मतलब NPR नागरिकता का कोई टेस्ट नहीं है? एकदम नहीं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग NPR को नागरिकता का टेस्ट मानकर डर जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। नहीं, NPR का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन गोल है प्रशासन को बेहतर बनाना। सरकार जो इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है ना, जैसे मनरेगा या फूड सिक्योरिटी, हाँ। उन योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचे, इसलिए NPR का डेटा यूज होता है। क्या बात है। तो आसान भाषा में इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं कि NRC घर का फैमिली ट्री है, ये देखने के लिए कि इस घर का असली सदस्य कौन है, और NPR उस घर की गेस्ट बुक है, ये देखने के लिए कि इस वक्त इस छत के नीचे कौन कौन सो रहा है, ताकि सबके लिए सही मात्रा में खाना बन सके। वाह, ये एनालॉजी तो दिमाग में एकदम छप गई होगी सबके। CAA नागरिकता देने के लिए है, NRC नागरिकों की पहचान के लिए है, और NPR निवासियों की गिनती के लिए। एकदम सिंपल। तो आज हमने नागरिकता के इस VIP पास के सारे नियम समझ लिए, कैसे ये मिलता है, कैसे छिनता है, CAA और NPR की पूरी डिबेट, सब कुछ कवर हो गया। बिल्कुल। लेकिन सेशन खत्म करते करते एक विचार जो मेरे जहन में आ रहा है, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो तेजी से डिजिटल हो रही है। सही बात है। इंसान बॉर्डर से ज्यादा तो इंटरनेट पर अपना टाइम बिता रहा है, डिजिटल नोमैड्स का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में नागरिकता की जो सख्त भौगोलिक लकीरें हैं ये ऐसी ही कायम रहेंगी, या फिर टेक्नोलॉजी के सामने ये लकीरें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये तो वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नागरिकता की ये जो रूल बुक है वो तो यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रणभूमि अभी बाकी है। असली रणभूमि? हाँ, अगला अध्याय है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। जब आपको ये वीआईपी पास मिल जाता है तो राज्य की ताकत के खिलाफ आपके पास कौन सी ढाल होती है, ये जानना बहुत रोमांचक है। बिल्कुल। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय इनके पीछे का असली लॉजिक समझने के लिए हमारे साथ एजुपल्स कम्युनिटी में जरूर जुड़े। एकदम। इस सब्जेक्ट पर पूरी मास्टरी हासिल करने के लिए हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रैश कोर्स एक्सप्लोर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए डीप डाइव करते रहिए।